मैं हाबिल जैसा नहीं बनूंगा। ठीक है, मुख्य विषय पर वापस आते हैं। नास लिलिथ ने मिया को फेंक देगा। हालांकि कागज का एक टुकड़ा दिया और कहा, मैंने तुम्हें शाप देना सिखा दिया है, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि पास के एक स्पर्श से कैसे प्रशंसा की जाती है। लिलिथ का कागज अचानक से 6 पंक्तियों वाली एक राक्षसी प्रशंसा में बदल गया, जो इसी क्रम में थी। महान, धन और मृतकों से गहरा प्रेम करने वाला, दुर्भाग्यशाली, धोखेबाज, स्वार्थी और बेरहम। हालांकि मिया ने सामग्री को पढ़ने के बाद और भी असहाय महसूस किया। उसने झिझकते हुए कहा, प्रशंसा? क्या ये वास्तव में प्रशंसा है? हाँ, वास्तव में, नास लिलिथ ने उत्तर दिया। हमारे जैसे उच्च रैंकिंग वाले राक्षस समाज को प्रतिबिंबित करते हैं। आपको इस अनुष्ठान को ध्यान से सीखना चाहिए। इसलिए अंत में नास लिलिथ ने प्यार से मेरे सिर पर थपथपाया और कहा कि आपको एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो जाएं। ये दृश्य कितना मार्मिक था। नास लिलिथ ने जारी रखा, ऐसे लोग होंगे जो वही चीजें चाहते हैं जो आप चाहते हैं, और वे आपको नीचे खींचने के लिए इंतजार कर रहे होंगे, और ऐसा होगा। दूसरों की तरह बनो, जो तुम्हारी गलतियों का फायदा उठाकर तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर दे। ये सुनकर मिया को अपनी पिछली कठिन परिस्थितियां और नुकसान याद आ गए। उसने सोचा कि यह सही है। उस समय मैंने सोचा था कि कुछ न करना और कम खाना बेहतर होगा। यदि मैं कोमल और आज्ञाकारी न हूँ तो मैं भूखी रहूंगी, क्योंकि मैं कमजोर थी। मुझे ये स्वीकार करना पड़ा। लेकिन असल में कभी कोमल मत बनो, कभी हार मत मानो, और कभी उन्हें जो तुम्हारा है उसे छीनने मत दो। इसे पाने के लिए तुम्हें हमेशा इसे अपने हाथों में रखना चाहिए। ये नीस लिलिथ के शब्द थे जो गूंजते रहे। नीस लिलिथ के दार्शनिक शब्दों का सामना करने पर मिया वास्तव में हिल गई और उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसने सोचा कि यह सही है, मैं कभी भी एक कोमल व्यक्ति नहीं बनना चाहती। तब मिया ने धीरे से कहा, मैं पैसा कमाना चाहती हूँ। उस समय नीस लिलिथ ने आश्चर्य से पूछा, पैसा? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? ये सुनकर मिया ने अपना सिर हिलाया। वह कहना चाहती थी कि मैं अपना पैसा खुद कमाऊंगी। यह सुनने के बाद नीस लिलिथ ने तुरंत उसकी प्रशंसा की। मैं तुम्हारी सराहना करती हूँ, तुम वास्तव में एक उत्कृष्ट उच्च स्तरीय दानव हो। फिर उसने पूछा, तुम कितना पैसा कमाना चाहती हो मिया? उसने बड़े प्यार से अपनी बाहें चौड़ी करके इतना कुछ कहा। उस मासूम हरकत ने नीस लिलिथ को सफलतापूर्वक हंसा दिया। उसने चिढ़ाते हुए कहा, ओ मुझे एक दो उदाहरण कितना? लेकिन मिया ने गंभीरता से सोचा कि यह थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन अगर आप एक राक्षस हैं और पैसे के बारे में भावुक हैं तो आपको लालची होना चाहिए। मिया ने कहा कि सभी किंगक हवेलियां और जमीन खरीदने के लिए काफी है। ये सुनने के बाद लीला अचानक थोड़ा चकित हो गई और चुपचाप मिया को गहरी सोच के साथ देख रही थी, जिसने मिया को चौंका दिया, उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैंने कुछ अपमानजनक कहा। लेकिन फिर लिलिथ अचानक हंसने लगी। हाहा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके गुलाबी गाल मिया के शब्दों से वास्तव में खुश हो गए। अपने शिक्षक को बिना रुके हंसते देख मिया कुछ हद तक डर गई और अजीब तरह से खुद को सही करते हुए कहा कि यदि नहीं तो यह मानव सम्राट की तरह होगा। हालांकि इससे पहले कि मिया खत्म कर पाती, लिलिथ फिर से खिलखिलाई और कहा कि क्या आप जानते हैं कि मानव सम्राट कितने अमीर हैं? अंत में तब लिलिथ ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी भी मिया की तरह होगी। मिया को संतुष्ट करने के लिए नास लिलिथ ने वास्तव में लड़की को सम्राट की संपत्ति दिखाई। फिर उसने कागज का एक और टुकड़ा बनाया, लेकिन एक महल के चित्र के साथ बड़ा था। नास लिलिथ ने कहा, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि सम्राट का क्षेत्र कितना विशाल है। नास लिलिथ ने इशारा किया और कहा कि केंद्र में सम्राट
का क्षेत्र है, महल है। मियाँ ने चित्र को देखा और वास्तविक जीवन की तरह ही ये पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक शानदार महल था। सामने घर और सड़कें थी। छोटी लड़की ने कहा, ओ माय गॉड, और खुद से सोचा कि मैं कितनी अमीर हूँ, मैं कितनी ईर्ष्यालु हूँ। नास लिलिथ ने जारी रखा, राजा और मनुष्यों के बीच समझौते के अनुसार मनुष्यों को राजा के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। दूसरे शब्दों में केवल राक्षस ही यहाँ है। इसलिए राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि यदि अवसर आया तो वह उसे नहीं गंवाएगी। मियाँ की हृदय की भावनाओं को समझने के बाद, उसकी प्रबल महत्वाकांक्षा और अडिग निश्चय, नेस लिलिथ ने लड़की को गौर से और बड़े आश्चर्य से देखा। अंत में नेस लिलिथ ने टिप्पणी की कि शायद वे लक्षण वर्तमान राजा को भी परिभाषित करते हैं, वही लचीलापन और निश्चय। उसने सोचा कि मियाँ भविष्य में सचमुच नई सम्राज्ञी बन सकती है। हालांकि मियाँ ऐसा नहीं चाहती थी और उस तरह से नहीं सोचती थी। उसने सोचा कि अगर ये वर्तमान राजा है तो क्या हुआ। वो बस ये मानती थी कि उसका देश बिना किसी चिंता के जीने के लिए बस पैसा कमाना चाहता है। इस समय शिक्षक और छात्र दोनों अपने अपने विचारों के साथ चिंतन में डूब गए। एक लंबी चुप्पी के बाद नेस लिलिथ ने कहा कि उसी समय कुछ दिलचस्प होने वाला, सब कुछ अच्छा चल रहा था और ठीक उसी समय हुआ जब उसने बोलना खत्म किया। क्लासरूम का दरवाजा खुला और ड्यूक डीएवी क्लास में आए हुए थे। उन्होंने अंदर आकर कहा कि क्लास खत्म हो गई है, जिससे दोनों का ध्यान गया। नेस लिलिथ और मियाँ ने ड्यूक को देखकर मियाँ ने तुरंत खुशी से कहा, पापा। फिर मियाँ खुशी खुशी अपने पापा की तरफ दौड़ी और दौड़ते हुए कहा कि सब ठीक चल रहा है और उसके पापा अचानक आ गए हैं। ये सुनकर ड्यूक ने तुरंत जवाब दिया कि वो उसे ज्यादा देर तक पढ़ने नहीं दे सकते। ड्यूक डीएवी की बातें सुनकर नेस लिलिथ ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि अगर भविष्य में मियाँ का कोई बॉयफ्रेंड होता तो क्या वह एक ओवरप्रोटेक्टिव पापा बन जाते। इस बात ने ड्यूक डैड को बिजली की तरह मारा, जिससे वह अपना आपा खो बैठा। उसका चेहरा नाराजगी से काला पड़ गया और निश्चित ही मियाँ ये समझने के लिए बहुत छोटी थी कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। तब ड्यूक डीएनेव ने मियाँ को अपनी बाहों में उठाया और नेस से कहा, लिलिथ, मुझे माफ करना, मेरी बेटी के खेलने का समय हो गया है। नेस लिलिथ ने धीरे से अलविदा कहा। उसके बाद उसने धीरे से मियाँ से कहा, मैं अगली बार हम अपना पाठ जारी रखेंगे। उसके पीछे हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। ये सुनकर आप लगभग हिप्नोटाइज हो गए थे। क्लास खत्म होने के बाद पिता और बेटी हाथ में हाथ डाले महल के गलियारे में चले गए। जैसे ही क्लासरूम का दरवाजा बंद हुआ, ड्यूक डी नव ने तुरंत मियाँ को सलाह दी कि एन एक अच्छी टीचर है, लेकिन उसके ज्यादा करीब मत जाना। मियाँ हैरान रह गई और पूछा, क्यों फादर? सच ने जवाब दिया कि आप लगभग हिप्नोटाइज हो गए थे। ये सुनकर मियाँ को तुरंत नेस लिलिथ के साथ बिताया अपना समय याद आ गया। उसे लगा जैसे वह नर्म बादलों पर सो रही हो। नेस लिलिथ उसके पास धीरे से हंस रही थी और बातें कर रही थी। मियाँ ने मन में सोचा, मैं समझती हूँ आपका क्या मतलब है पिताजी। तब मासूम लड़की ने देखा और अपने पिता से पूछा, आप क्या थे पिताजी? क्या आप सम्मोहित थे? ड्यूक ने अपनी आवाज उठाई और दोहराया, मुझे सम्मोहित कर दिया। ड्यूक डी एवरक का चेहरा थोड़ा अजीब से बंद हो गया। उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और कहा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, चिंता मत करो। और फिर जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मियाँ और उसके पिता दूसरे कमरे के
दरवाजे पर पहुंचे ड्यूक दुरव ने दरवाजा खोला और कहा, हम यहाँ हैं। ड्यूक दुरव ने मिया का हाथ पकड़ा और कमरे के सामने खड़ा हो गया। उनके सामने सोने के सिक्कों के कई पहाड़ चमकते और चकाचौंध करते हुए दिखाई दिए, जिससे मिया आश्चर्य में कह उठी, वाह। ड्यूक डीएन ने जारी रखा, आपने कहा कि आपको रत्न पसंद हैं, ठीक है, आगे बढ़ो और इतने सारे पैसों के सामने खड़े होकर चारों ओर देखो। मिया बहुत उत्साहित थी और उसने तुरंत ड्यूक का हाथ छोड़ दिया ताकि आसपास का पता लगा सके। फिर रुमाल का एक बंडल निकालकर उसने उसे खोला तो उसमें सुनहरे जानवरों की मूर्तियां थीं। ड्यूक ने कहा, सुनहरे राक्षस, ये बच्चों के खिलौने हैं जो पूरी तरह से सुनहरे रत्नों से बने हैं। मैंने क्राफ्ट्समैन ड्वार्फ से इन्हें बनवाया। इसके बाद ड्यूक ने उत्साह से इसे विंड ड्रैगन के रूप में पेश किया। वो काला ड्रैगन जिसे उसने अपने भाई एबेल को उसके पिता मिया के वेबेन नाम को दोहराते हुए सुनने के बाद तोहफे में दिया था। ड्यूक ने कहना जारी रखा कि यह एक जल पुरुष है। मिया ने भी जल पुरुष कहा, लेकिन यह असल में एक भैंसा था जिसके उभरे हुए मसल्स और सिर पर 2 मोटे सींग थे। मिया को 2 ड्रैगन और जल पुरुष दिखाने के बाद उसने उन्हें अपने हाथों में पकड़ लिया, ये सोचकर कि उसके पिता को ये चीजें बहुत पसंद होंगी, भले ही उनका टेस्ट थोड़ा अजीब हो। मिया को सोच में डूबे सुनहरे जीवों को घूरते देख ड्यूक डीएवी ने पूछा कि क्या वो उन्हें पसंद करती है। तभी मिया ने खुशी से जवाब दिया कि उसे पसंद हैं। ड्यूक दुरव ने आगे कहा कि वे सभी उसके हैं, वो उनके साथ जैसे चाहे खेल सकती है, उन्हें तोड़ सकती है या फेंक भी सकती है। ये सुनकर मिया चमक उठी, क्योंकि उसे लगा कि मैं उन्हें केवल छूने वाली हूँ, लेकिन पिताजी कहते हैं कि मैं उन्हें फेंक भी सकती हूँ। ड्यूक ने तब समझाया कि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एबेल थोड़ी देर उनके साथ खेलेगा और फिर उन्हें फेंक देगा। ये सुनकर मिया ने ऊपर देखा और सोचा कि सभी ऐसे ही राक्षस होते हैं। उसके मासूम विचार मजाकिया और प्यारे दोनों थे। मिया ने अचानक उन्हें फेंकने के बारे में और सोचा, शायद जब वो गुस्से में या उब रही हो, तो वह ऐसा कर सकती है। उस पल उसने गुस्से में सुनहरे ड्रैगन को अपनी पूरी ताकत से जमीन पर फेंकने की कल्पना की, ताकि अपनी निराशा निकाल सके, लेकिन हाँ, अभी नहीं, हालांकि बहुत खुश महसूस कर रही थी। मिया ने ड्यूक की ओर सही ढंग से मुस्कुराया। दुरव ने मन ही मन ये सोचा, फिर उसने अपने पिता को धन्यवाद दिया और हमको थोड़ा हैरान और अचंभित छोड़ दिया। इसलिए ड्यूक डी ने कभी भ्रम में पूछा, मिया तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? मेके ने कहा, हाँ, क्योंकि पिता ने मुझे दिया है ऐसी अच्छी चीजें। ड्यूक ने मुझे स्कूल भेजा और मुझे ऐसे उपहार दिए जो मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि ड्यूक ने उत्तर दिया, अच्छी चीजें, आपके सारे पैसे इस कमरे में हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो आप इसे व्यवसाय के लिए पूंजी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ड्यूक को ये कहते हुए सुनकर मिया चौंक गई। लड़की यह सोचकर हैरान थी कि यह सब कितना पैसा हो सकता है। धन के इस पहाड़ की संख्या एम की आंखों के सामने प्रकट हुई। 300 0007000 0004000 000 और इसी तरह उन सभी को जोड़ने के बाद मिया ने सदमे में अपना चेहरा छिपा लिया और चिल्लाई, ये लगभग 1950 000 का ढेर है। फिर मिया ने अविश्वास में अपने हाथों को लहराया और पैसे की राशि पर हकलाते हुए उसने कहा कि इस बिंदु पर बहुत ज्यादा है। ड्यूक ने शांति से कहा, मैंने सुना है कि आप 1 करोड़पति बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी बाहों को पार किया और उदारता से कहा कि यह प्रारंभिक शिक्षा है, इसकी आदत डाले। ये सुनकर एमएसआई खुशी से चमक उठी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बस इतना ही। ड्यूक ने जारी रखा, और यह भी पैसा है। जब तक आप 5 साल पुराना है तो हर साल हम इस जगह गिरेंगे।
ये सुनकर मियाँ ने कल्पना की कि उसका खजाना सोने से भर गया है और वो खुशी से चिल्लाई। उस छोटी लड़की ने सोचा कि इतने सारे पैसों से वह भी इस जगह को भरने की कोशिश करेगी। मिया को उम्मीद थी कि वह भी कोई व्यापार कर सकेगी और मुनाफा कमा सकेगी। भविष्य के बारे में सोचकर मिया सचमुच खुश थी। उसने सोचा, जैसा कि उसके पिता ने कहा था, मैं सचमुच एक कुशल व्यापारी बनूंगी। कुछ दिनों बाद आसमान नीला था और सूरज चमक रहा था। महल शान से खड़ा था। टीना की आवाज गूंजी, मिस, आप यहाँ कुछ समय से हैं, क्या आपको ये पसंद आया? मिया ने खुशी से जवाब दिया, हाँ टीना, मुझे ये बहुत पसंद आया। पता चला कि वे बगीचे में पत्थर के रास्ते पर हाथ पकड़कर चल रही थीं। मिया ने खुशी से कहा, ये रास्ता बहुत सुंदर है। टीना ने जवाब दिया, मिस, आपको तो रास्ते भी पता हैं। आप सचमुच एक जीनियस हैं। फिर चारों ओर देखते हुए मिया ने झाड़ियों पर नारंगी लाल रंग के पके हुए फल देखे। मिया ने सोचा, क्या ये फल हैं? तभी टीना ने उन बेरीज को तोड़ने के इरादे से अपने छोटे हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, बटलर रवि का थका हारा और परेशान चेहरा झाड़ियों से बाहर निकला। उसने कमजोर आवाज में मिया का नाम पुकारा, मिस। इसकी उम्मीद किसे थी? हैरान और सहमी हुई मिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वह डर के मारे जम गई। फिर आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई, जिससे बटलर रवि और टीना दोनों घबरा गए। एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ टीना और बटलर रवि घबराहट में चिल्लाए, मिस, जागो। महल में प्रवेश करने पर बटलर रवि ने पूरी ईमानदारी से कहा, मुझे बहुत अफसोस है। जहाँ तक हमारी राजकुमारी मिया की बात थी, वह पहले ही जाग चुकी थी और एक कुर्सी पर बैठकर आइसक्रीम खा रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? मिस मिया के सामने बैठकर बटलर रवि ने थोड़ा झुकते हुए कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए, मिस मिया। मिया ने तुरंत पूछा, किस चीज में मदद? तब बटलर रवि ने गंभीरता से पूरी बात बताई, कुछ बातें हैं जिन पर मुझे आप ड्यूक के साथ चर्चा करनी है। बटलर को ड्यूक और अन्य सहयोगियों के साथ ड्यूक डेनाव के दफ्तर में हुई बैठक याद आई, जहां वे सभी कागजों के ढेर के बीच काम करने में पूरी तरह से डूबे हुए थे। मामला ये था कि कल दफ्तर में बीच में ड्यूक डेनाव बैठे थे, जिनके चेहरे पर बहुत ही सख्त भाव थे। उस गंभीर माहौल में ड्यूक ने कहा कि उन्हें एक छुट्टी का नाम रखना चाहिए। ये सुनकर बटलर रवि और सुनहरे बालों वाला एक और बटलर दोनों ही समान रूप से हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह किस छुट्टी की बात हो रही है। फिर आखिरकार ड्यूक डेनाव खुशी से मुस्कुराए और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी एक जीनियस है, तो चलो इसे स्मार्ट बेटी दिवस, स्मार्ट डॉटर डे कहते हैं। नहीं, कैसा रहेगा? जीनियस डे, मैगमनी डे, डेविल डे और अगली पीढ़ी के उद्यमी दिवस। ड्यूक पूरे दिन यही बड़बड़ाते रहे। गहनों की शौकीन बच्ची के लिए ये सब भी अच्छे लगेंगे, वह खुद से बड़बड़ाते हुए चला गया। बटलर सचमुच घबरा गए, उनके चेहरे उलझन और बेबसी से पीले पड़ गए थे। फिर अचानक ड्यूक ने गंभीरता से सोचते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, एक मिनट रुको। अगर मैं बहुत ज्यादा चीजें चुन लूंगा, तो मिया को शायद दबाव महसूस हो। ये सोचते हुए ड्यूक अचानक खड़े हो गए, अपना हाथ हिलाया और बटलर को आदेश दिया, पहले छुट्टियों के बारे में सोचो। जल्दी करो। बटलर ने देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सहमति में सिर हिलाया।
आज मियाँ की मेज पर कागजों के 2 ढेर रखे थे, जिन पर प्रतिष्ठित परिवारों से जुड़े दस्तावेज और राक्षस जगत में आर्थिक वर्चस्व से जुड़े दस्तावेज लिखा था। मियाँ के सामने बटलर रवि खड़े थे, जिनके चेहरे पर सच्ची चिंता झलक रही थी। उन्होंने कहा, मिस, आपने पिछले कुछ दिनों में कई जरूरी दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया है। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं। अचानक डर के मारे अपनी आवाज ऊंची करते हुए वह बोले, नहीं, परिवार का पतन कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि इतनी गंभीरता के बावजूद मिया और मार्टिना दोनों ही पूरी तरह शांत और बेफिक्र थीं, जबकि हमारी नायिका अपनी पसंदीदा मिठाई आइसक्रीम का मजा लेती रही। फिर हमेशा की तरह उन्होंने बेपरवाही से बात को बड़ा चढ़ाकर कहा और मिया ने भी जवाब में वैसे ही अतिशयोक्ति की। लेकिन बटलर रॉबी घबरा गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, नहीं, मेरी मालकिन, प्लीज ऐसा मत कहिए कि आप नहीं चाहती कि ग्रैंड ड्यूक अपना काम छोड़ दें। मिया ने जवाब दिया, क्या इसीलिए तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपने पिता को डांटूं? आखिरकार मिया बटलर रवि की भावनाओं को समझ गई, जिससे बटलर खुशी से झूम उठे और अंगूठा दिखाते हुए बोले, बिल्कुल सही, मेरी मालकिन, आप तो जीनियस हैं। लेकिन मिया के अगले शब्द थे, तो तुम मुझसे कोई एहसान मांग रहे हो? ये सुनकर बटलर रॉबी जम से गए, उनमें आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। फिर मिया ने बात आगे बढ़ाई, मेरे पिता को क्या करने की जरूरत है? पिछली बात को नजरअंदाज करते हुए बटलर रवि ने तुरंत जवाब दिया, उन्हें एक निरीक्षण अनुमति जारी करने की जरूरत है, लेकिन इसमें 1 हफ्ते से ज्यादा की देरी हो चुकी है। बटलर रवि ने दुख भरी सांस लेते हुए कहा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका संबंध एक इंटरसेप्टर हथियार के निर्माण से है। मिया ने उलझन में पूछा, इंटरसेप्टर हथियार? उसे पता नहीं था कि वो हथियार कैसा होता है। मिया के दिमाग में तरह तरह के विचार और कल्पनाएं उमड़ने लगी। उसने सोचा, एक ऐसा हथियार जो जमीन से आसमान की ओर गोले दागता हो। उसके मन में तीर, गोलियों और तोपों की तस्वीरें कौंधने लगी। मिया सोचती रही, जरा सोचूं तो, मेरे सपनों में हमेशा बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं। मिया ने बेपरवाही से पूछा, एक ऐसा हथियार जो आसमान में गोले दागता हो? बटलर रॉबी ने तुरंत कहा कि हमारी छोटी मालकिन बहुत होशियार हैं। वो रिपोर्ट केवल रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, मिया ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए ठंडे स्वर में कहा कि उसे यह पसंद नहीं आया। मिया गुस्से में, हथियारों का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगी। मन ही मन मिया ने सोचा, क्या होगा अगर सच में इसकी वजह से युद्ध छिड़ गया? मैं किसी युद्ध की मुख्य वजह नहीं बनना चाहती। ये सुनकर बटलर रवि को समझ नहीं आया कि क्या करे। फिर मिया ने पूछा, दूसरे दस्तावेज का क्या? ये सुनकर बटलर रवि अजीब तरह से मुड़ा और 2 बार हंसा। फिर वो दस्तावेज मिया को देते हुए बोला, आह, ये दस्तावेज। उस गंदे कागज को मिया के सामने पकड़े हुए उसने आगे कहा, दुराव की त्रासदी। मिया चौंक गई और पूछा, त्रासदी? तब बटलर रवि ने समझाया कि सीमावर्ती इलाके में राक्षसी ऊर्जा डिमोनिक एनर्जी के बढ़ने से एक बहुत जबरदस्त तूफान आ गया था। यह एक बहुत मुश्किल समस्या थी, क्योंकि तूफान सीमावर्ती इलाके में तेजी से फैला और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। सचमुच, इस तूफान की वजह से घर और सड़कें खंडहर बन गए थे और टूट फूट गए थे, ये बताते हुए उसके चेहरे पर बेबसी के भाव थे।
बटलर ने कहा कि ऐसा अक्सर होता है और बहुत नुकसान होता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। बटलर ने दस्तावेजों के 2 मोटे गट्ठे मियाँ के बगल में रखे और उनमें से एक की ओर इशारा करते हुए कहा, ये नुकसान की रिपोर्ट है। ये देखकर मियाँ भी दस्तावेजों की इतनी अधिक मात्रा देखकर हैरान रह गई। फिर उसने ऊंचे गट्ठे की ओर इशारा करते हुए कहा, और ये अधिकारियों के अनुरोध हैं। ये देखकर मियाँ खुद को रोक नहीं पाई और सोचने लगी, वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। तब बटलर रवि घुटनों के बल बैठ गया और विनती करने लगा, कृपया मेरी मदद कीजिए इसे संभालने में। ग्रैंड ओं के तो उंगली तक नहीं उठाते। मियाँ ने सोचा, इसका मतलब है। मियाँ ने सोचा, पिताजी को काम करना होगा, लेकिन मैं ये बात जोर से नहीं कह सकती। कुछ देर सोचने के बाद मियाँ ने फैसला किया कि यह उसका पहला अनुबंध है, जिससे वह भविष्य में एक महान उद्यमी बनेगी। अंत में मियाँ ने मासूमियत से पूछा, लेकिन अगर मैं ये करूं तो आप मुझे क्या देंगे? ये सुनकर बटलर रॉबी सचमुच दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। फिर उसने विनम्रता से घुटने टेके और कहा, जरूर, मैं आपको इनाम दूंगा, युवा मालकिन। इस बीच मियाँ ने बड़े गर्व से कहा, अगर आप मुझे संतुष्ट कर देंगे, तो मैं इस पर विचार करूंगी। मियाँ को याद आया कि उसने क्या क्या गिनाया था। उसके पास पहले से ही खिलौने वाले कमरे में पैसे और गहने थे और ढेर सारे कपड़े थे, इसीलिए वे इतने खास थे। फिर बटलर के साथ अपने कारनामों को याद करते हुए उसने खुशी से सोचा कि वह एक शैतान जैसी लग रही है। तभी सुगा तैरता हुआ प्रकट हुआ और अपने मालिक को शाबाशी देते हुए गायब हो गया। बटलर रूबी ने कहा, मुझे छोटी मालकिन को खुश करने के लिए कुछ खास लाना होगा। बटलर को गहरी सोच में डूबा देखकर मियाँ ने खुद को दिलासा देते हुए सोचा, लगता है रूबी ने कुछ सोच लिया है। खैर, मैंने अच्छा किया है। मियाँ ने घमंड से सोचा, इस दानव लोक में मुझे इस समय सतर्क रहना होगा। रूबी ने कहा, कैसी गमी कैंडीज कैसी रहेंगी? बटलर रूबी का उपहार सुनकर मियाँ दंग रह गई। जेली कैंडीज के बारे में सोचकर उसका मुंह खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि बटलर रूबी बेहद गर्वित था और उसने आगे कहा, मुझे हवेली में खाद्य सामग्री का प्रबंधन करने का जिम्मा सौंपा गया है। इस बार मैं 31 प्रकार की जेली कैंडीज जोड़ूंगा। लेकिन ये सुनकर मियाँ का मूड बदल गया। उसने उत्सुकता से सोचा, इतनी सारी, मैं इन्हें चखना चाहती हूँ। फिर भी बटलर रूबी ने कहा, इस दानव लोक में मुझे कुछ खास लाना होगा। उत्साहपूर्वक परिचय देते हुए उन्होंने आगे कहा, जेली कैंडी के आकार भी बहुत विविध हैं, फूल, भालू, बिल्लियाँ। मिस, क्या आप इंद्रधनुषी जेली कैंडी आजमाना चाहेंगी? आप इन्हें चॉकलेट सॉस और चीज में भी डुबो सकती हैं। अंत में, लेकिन लाबी पूछा, तो क्या तुम सहमत हो? लेकिन मियाँ ने चिंता से पूछा, लेकिन क्या पिताजी मेरी बात सुनेंगे? ये सुनकर बटलर रॉबी ने तुरंत खुशी से उसे भरोसा दिलाया, बेशक, अगर तुम कहोगी तो वो जरूर सुनेंगे। मियाँ ने फिर पूछा, सच में? बटलर ने जवाब दिया, हाँ, सच में। और इस तरह दोनों ने हाथ मिलाकर सौदा पक्का कर लिया। मियाँ ने पक्के इरादे से सोचा, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगर मैं हार भी गई, तो भी यह अच्छा ही रहेगा। इसके बावजूद मियाँ वहीं बैठी रही और चिंता से सोचती रही कि अब आगे क्या करना चाहिए। तभी हमारी हीरोइन मियाँ को एक चतुर तरकीब सूझी।
जिससे उसकी आंखें चमक उठी और उसके गाल शर्म से प्यारे लाल हो गए। मिया को अचानक याद आया, क्या बच्चों के पास कोई अंतिम हथियार नहीं होता? ठीक उसी समय राज्य के ऊपर का आसमान गहरा हो गया और महल हर जगह रोशनी से जगमगा उठा। ड्यूक दुरव और एबेल के सामने बैठकर एक शानदार दावत परोसी गई। माहौल एकदम शांत था। मिया ने सोचा, ये कितना अजीब है कि पिताजी मेरे साथ खाना खाने में 2 घंटे से ज्यादा समय बिता रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत व्यस्त रहते होंगे। ड्यूक दुरव को घूरते हुए मिया सोचती रही, अगर पिताजी मेरी वजह से काम में देरी करते रहे तो शायद हमारे परिवार पर बुरा असर पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे पास नौकरों को वेतन देने या रखरखाव के खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे न बचें। तभी उसे बटलर रॉबी की कही बात याद आई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा परिवार शायद बर्बाद हो जाएगा। मिया सोचने लगी कि क्या रॉबी बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहा था। आखिरकार पक्का इरादा करके मिया के छोटे से हाथ ने मेज पर धीरे से थपथपाया। उसने कहा, मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि पिताजी नियमित रूप से काम नहीं कर रहे हैं। मिया के शब्दों ने ड्यूक दुरव और एबेल दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मिया आगे कहती रही कि उसे तो बस ऐसे शैतान पसंद हैं जो अपना काम अच्छे से करते हैं। फिर उसने अपना हाथ उठाया और कहा, मैंने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है। मैं ऐसे ही एक मेहनती शैतान के गाल पर चुम्मा दूंगी। मिया के शब्द सुनकर एबेल और ड्यूक दुरव दोनों ही हैरान रह गए। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तो क्या मुझे भाषण दे रही हो? मिया ने सोचा, क्या पिताजी को गाल पर चुम्मा लेना नहीं आता? क्या भाई एबेल ने पहले कभी पिताजी को चुम्मा नहीं दिया? इसलिए मिया टीना की ओर मुड़ी, जो उसके बगल में खड़ी थी, और कहा, टीना, जरा नीचे झुको। नौकरानी ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। जैसे ही टीना नीचे झुकी, मिया ने धीरे से उसके गाल पर एक जोरदार चुम्मा दिया, जिससे नौकरानी हैरान रह गई। इस बीच मिया सोच रही थी कि उसने खिलौनों की दुकान पर अपने सपने में ठीक ऐसा ही किया था, जब कोई बच्चा तोहफा पाकर अपने पिताजी को चुम्मा देता है तो पिताजी जोर से हंस पड़ते हैं। क्या पिताजी भी वैसे ही होंगे? हालांकि इसका जवाब था नहीं। उसके बगल में खड़ा एबेल हैरानी से सिहर उठा, जबकि ड्यूक दुरव अभी भी ठंडे लहजे में टिप्पणी की गई थी कि एक चुंबन। उनकी प्रतिक्रिया देखकर मिया और टीना दोनों स्तब्ध रह गईं। मिया शर्म से पीली पड़ गई, ये सोचते हुए कि मिया ड्यूक का सामना करते हुए एबेल ने एक खतरनाक आभा बिखेरी। सबसे पहले एक आवाज आई, अरे तुम पहली नौकरानी कैसे बन गई जिसे किस मिला? ये देखकर टीना डर के मारे पीली पड़ गई, ये सोचते हुए, अरे ये कैसी टूटने की आवाज आ रही है। किस्मत से मिया को जल्दी ही स्थिति समझ आ गई और उसने घबराते हुए हाथ उठाकर समझाने की कोशिश की, टीना ने बहुत अच्छा काम किया था। अचानक नौकरानी टीना भावुक होकर मुड़ी और बोली, मालकिन। जिस पर मिया ने प्यार से जवाब दिया, हाँ टीना। अचानक टीना जोर से चिल्लाई, अब मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे टीना अपनी मालकिन द्वारा बचाव किए जाने से बहुत भावुक हो गई हो। लेकिन सच तो ये था कि टीना का दिल टूट गया था। वो घुटनों के बल बैठकर सिसक रही थी। उसके घर की मालकिन को एक काया आदमी ने किस किया था, ये सुनकर सब लोग डर के मारे पीले पड़ गए, और मिया सचमुच हैरान और बेबस महसूस कर रही थी। डर से कांपते हुए मिया हकलाकर बोली,
भाई एबेल, ऐसा लग रहा है जैसे ये घर अभी ढह जाएगा। फिर भी एबेल ने अपनी पूछताछ जारी रखी। नहीं, जरा मुझे बात तो करने दो। तुम्हें सबसे पहले वह किस क्यों मिला? उसके बाद एबेल टीना के पास गया और उसकी कलाई पकड़ ली और फिर चिल्लाया, भले ही मुझे मरना पड़े, मुझे वह वापस चाहिए। लेकिन मिया को गलत फहमी हो गई। उसे लगा कि एबेल का मतलब है कि टीना को पहले उसे किस करना होगा। एबेल द्वारा पकड़े जाने पर मिया ने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी और कहा, मालकिन, मैं पहले जाऊंगी। ये देखकर मिया को लगा कि उसे टीना की रक्षा करनी होगी। इसी सोच के साथ मिया तुरंत खड़ी हो गई और अपनी नौकरानी के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई और बोली, भाई एबेल, अब टीना से कोई बात मत करना। अगर तुम्हें गाल पर किस चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। निराश होकर एबेल गुस्से से आग बबूला हो गया क्योंकि मिया ने उसका साथ नहीं दिया। उसने कहा, अरे, तुम्हें पता है मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं पिताजी से भी ज्यादा मेहनत करता हूँ, तुम्हें पता है ना। तभी बाहर एक जोरदार तूफान आ गया, ठीक वैसे ही जैसे घर के अंदर उन दोनों के बीच बहस चल रही थी। भाइयों, मिया ने कहा, मैंने तुम्हें कभी इतनी मेहनत करते नहीं देखा, इसलिए ये गिना नहीं जाएगा। एबेल ने अभी भी गुस्से में जवाब दिया, ये नियम कब से बन गया? उसके बाद एक लंबी खामोशी छा गई। मिया अपने घोड़े सुगा पर सवार होकर चिंता में सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। दोनों भाई बहुत गुस्से में लग रहे थे। क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे पिता टीना से ईर्ष्या किए बिना काम कर सकें? तभी मिया को एक तरकीब सूझी। उसने इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया और कहा, जो भी सबसे पहले अपना काम खत्म करेगा, उसे 2 चुंबन मिलेंगे। उसके ऐसा कहने के बाद मिया, टीना और घोड़ा तीनों की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वे ड्यूक डुरव की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और एबेल की प्रतिक्रिया का। लेकिन फिर से वहां केवल खामोशी थी। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार मिया को मुंह फुलाकर कहना पड़ा, पिताजी, आपको काम करना चाहिए। रोज रोज मेरे साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। हालांकि ड्यूक डुरव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। ये सुनकर मिया ने मुंह फुलाया और कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर उसने आगे कहा, अब से देखते हैं कि कौन ज्यादा काम करता है, आप या एबेल। इससे ड्यूक डुरव हैरान रह गए। मिया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सिर्फ जीतने वाले को ही मेरा चुंबन मिलेगा। इस बार हैरान और अचंभित होने की बारी एबेल की थी। मिया के अपनी बात खत्म करने के बाद ड्यूक और एबेल चुपचाप एक दूसरे को घूरते रहे। फिर ठीक उसी समय वे दोनों अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। ड्यूक डुरव ने कहा, मैं पहले काम पर जाता हूँ, और एबेल ने जवाब दिया, मैं भी। और इस तरह वे सब चले गए और मिया को उसके घोड़े और टीना के साथ वहीं हैरान परेशान छोड़ गए। जाने से पहले एबेल ने उसे याद दिलाया, सारा फल खा लेना। मिया बस हैरानी में जवाब दे पाए, हाँ। उसके बाद एक झटके के साथ ड्यूक और एबेल दोनों ही बड़े उत्साह से काम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। ये देखकर कि मालिक और युवा मालिक जा चुके हैं, डाइनिंग रूम में टीना खुशी से उछल पड़ी और चिल्लाकर बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मालकिन मुझे चुंबन देंगी। पहले हुई सारी ईर्ष्या और होड़ को देखते हुए मिया ने मन ही मन सोचा, ओह, ये कितने बचकाने लोग हैं।
लेकिन ये तरीका उम्मीद से कहीं ज्यादा असरदार रहा। मुझे भविष्य में इसका जरूर फायदा उठाना चाहिए। और सचमुच वो तरीका उस दिन बहुत असरदार साबित हुआ। वापस दफ्तर में उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी थके हारे काम कर रहे थे। उनके चेहरे मुरझाए हुए और थके हुए लग रहे थे, फिर भी उन्हें काम जारी रखना पड़ रहा था। उन्हीं के बीच एक कर्मचारी और सहायक जीएस भी था, जिसे गोल्डन बुल, सुनहरा बैल का उपनाम मिला हुआ था, जो सोच रहा था कि सब कुछ पूरा कर लेने से ये सारे दस्तावेजों का काम खत्म हो जाएगा। तभी किसी ने ड्यूक को आकर सूचना दी, हुजूर, दवा मिला ली गई है। और सीमा पर जो चीजें घूम रही थी, वह रवि की आवाज थी। ये सुनकर ड्यूक डीएन ने पूछा कि कितने लोग इसके शिकार हुए। रवि ने तुरंत जवाब दिया, 3 लोगों की मौत हो गई है। फिर ड्यूक ने आगे पूछा, दवा कहाँ से खरीदी गई थी? रात के बाजार से। हमें दवा बनाने वाली जगहों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये सुनकर ड्यूक दुराव ने सख्ती से आदेश दिया कि पूछताछ के लिए काले बाजार के सभी विक्रेताओं को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने आगे कहा, हमारा लक्ष्य दवा बनाने वाली सभी जगहों का पता लगाना है। अपराध की गंभीरता के आधार पर सबसे बड़ी सजा 500 कोड़े हो सकती है। आंखों के नीचे काले घेरे लिए बटलर रवि ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, जी हाँ। इसके बाद ड्यूक दुराव ने आखिरकार अपनी कलम क्लिक की आवाज के साथ मेज पर रख दी, जिससे लगा कि वह अब आराम करने के लिए तैयार हैं। ड्यूक ने कहा, ठीक है, सब लोग 1 घंटे का ब्रेक ले लो। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, उनके अधीन काम करने वाले चारों लोग तुरंत अपनी अपनी मेजों पर ही ढह गए। वे पूरी तरह से थक चुके थे। जब बटलर रवि खड़े हुए, तो उन्होंने मुड़कर ड्यूक से पूछा, क्या आप कुछ खाएंगे? नहीं, सर। ड्यूक डीएन ने अपनी आंखों से। उसने जवाब दिया, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब बटलर ने कहा, मैं नौकरों से थोड़ा जूस भिजवा देता हूँ। हालांकि वह शांत और थका हुआ दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बटलर रवि खुशी के आंसू रो रहा था। वह सोच रहा था, आखिरकार वह काम कर रहा है। उसने सिर्फ 10 घंटों में आधा कागजी काम निपटा दिया। मैं कितना खुश हूँ। फिर मिया को याद करते हुए बटलर ने दबे स्वर में कहा, मिस, आपका शुक्रिया। मैंने सही इंसान पर भरोसा किया। कुछ दिनों बाद, जब मिया आराम से पेस्ट्री खा रही थी, तो उसने उदासी से सोचा, पता नहीं पिताजी अपने काम पर ध्यान दे भी रहे हैं या नहीं। ड्यूक ड्यूराव के बारे में सोचते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। ये बेन था, जिसने खुशी खुशी अपने हाथ में एक खत लहराया और कहा, मिस, ग्रैंड ड्यूक आपको अपने दफ्तर में बुला रहे हैं। खत में ड्यूक ड्यूराव ने लिखा था, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि एक ऊंचे दर्जे का दानव कैसे काम करता है। क्या तुम दफ्तर आओगी? फिर उसने आगे जोड़ा, तुम्हारे पिताजी। खत मिलने के बाद टीना ने मिया को एक काली पोशाक पहनाई और उसके लहराते हुए बैंगनी बालों में 2 प्यारे फूलों वाली क्लिप लगा दी। टीना ने खुशी से कहा, चलो, ड्यूक से मिलने चलते हैं। तभी अचानक टीना ने अपना मुंह ढक लिया और हैरानी से कहा, अरे मिस, लगता है आपकी लंबाई काफी बढ़ गई है। मिया ने हैरानी भरे अंदाज में जवाब दिया, टीना ने तुरंत मिया की ओर इशारा करते हुए उसके घुटने के ठीक ऊपर का हिस्सा दिखाया, जहां पोशाक छोटी पड़ रही थी। टीना ने समझाया, ये पोशाक पहले यहाँ तक लंबी हुआ करती थी। टीना ने बात जारी रखते हुए कहा, अब ये घुटने के ऊपर आ गई है।
मिस, आपको अपनी पोशाक बदलनी पड़ेगी। ये सुनकर मिया ने खुशी से सोचा, अरे, मैं तो इसलिए परेशान थी कि मेरी लंबाई बढ़ ही नहीं रही है। फिर प्यारी सी मिया ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे और लंबा होना है। टीना ने उसे दिलासा देते हुए कहा, एक दिन तुम मुझसे भी लंबी हो जाओगी। तब मिया ने मन ही मन सोचा, काश मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं। मैं एक ताकतवर और शानदार दानव बनना चाहती हूँ। जब मिया ड्यूक ड्यूराव के दफ्तर के दरवाजे के पास पहुंची, तो बेन ने दरवाजा खटखटाने में उसकी मदद की और आवाज लगाई, लेडी मिया ड्यूराव पधार चुकी हैं। मिया ने उत्सुकता से सोचा, ये सब कितना रहस्यमय लग रहा है। जब दरवाजा चरमराते हुए खुला, तो मिया की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि कई आवाजों ने एक साथ उसका स्वागत किया, लेडी, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। सभी ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और ड्यूक ड्यूराव आगे बढ़कर खुशी से बोले, अंदर आ जाओ, मेरी प्यारी। ड्यूक का रूप रंग बेहद शानदार और मनमोहक था। मिया को अपनी गोद में उठाने के बाद ड्यूक ड्यूराव ने सबको आदेश दिया, इनका ठीक से स्वागत करो। यह मेरी बेटी है। ये सुनते ही सबने झुककर गहरा सम्मान दिया, जिससे मिया हैरानी और सदमे से पीली पड़ गई। इसके बाद सबने बड़े उत्साह से कहा, दानव की बेटी। ये पहली बार है जब हमने किसी ऐसे अनमोल प्राणी को देखा है जो इस तरह दानव लोक पर राज करता हो। ऐसा दृश्य देखकर मिया ने डरते हुए मन ही मन सोचा, यह क्या हो रहा है? ये तो बहुत शर्मनाक है। अपनी ही उलझन और शर्मिंदगी में खोई हुई मिया तब चौंक गई, जब ड्यूक ने पूछा, हाँ, मेरी बेटी मिया, तुमने आज सुबह क्या किया? मिया ने सोचा कि कैसे उसने नाश्ता किया, कुछ हल्का फुल्का खाया और पेट भर जाने के बाद भी खेलती रही। लेकिन तभी उसे अपने पीछे की 3-4 तारीफ भरी आंखें याद आई, और मिया ने जोर से अपना सिर हिलाते हुए सोचा, नहीं, मुझे पिताजी के लिए अपनी गरिमा बनाए रखनी होगी। फिर मिया ने बात बदलते हुए कहा कि उसकी लंबाई बढ़ गई है, जिससे ड्यूक हैरानी से उसे घूरने लगे। हालांकि जैसे ही मिया ने यह बात कही, सब तुरंत घुटनों के बल बैठ गए, जिससे वह हैरान और अचंभित रह गई। आखिर में बटलर रॉबी अजीब सी हंसी हंसते हुए ड्यूक के पास तेजी से आए और कहा, कितना बढ़िया संयोग है। मैं इस दिन को एक यादगार तारीख के तौर पर दर्ज कर लूंगा। ये सुनकर मिया चौंक गई और हैरान रह गई। फिर उस छोटी बच्ची ने घबराते हुए उसने ऊपर देखा और ड्यूक ड्यूरव से फुसफुसाकर कहा, पिताजी, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? मिया को यह अजीब लगा कि जब भी वह थोड़ी लंबी होती, तो उसे एक सालगिरह की तरह मनाया जाता। ये देखकर कि मिया असहज महसूस कर रही है, ड्यूक ड्यूरव तुरंत पलटे और बटलर रॉबी को घूरने लगे। मिया ने शर्मिंदा होते हुए कहा, आप इस बात का कुछ ज्यादा ही बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, जिससे बटलर रॉबी डर के मारे जम गया। ये देखकर कि उसके पिता अभी भी बटलर को गुस्से से घूर रहे हैं, जो अब बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ था, मिया भी डर गई। उसने सोचा, अरे नहीं, कहीं पिताजी उसे डांट न दें। उसने तो मुझे कुछ जेली कैंडी देने का वादा किया था। मुझे बात बदलनी होगी। इसलिए मिया खुशी से मुस्कुराई और अपने हाथ इधर उधर लहराते हुए बोली, वाह, ये ऑफिस तो बहुत बड़ा है। लेकिन किसी वजह से बटलर का समूह उसे हैरानी से घूरने लगा। पता चला कि जब मिया ने अपना हाथ लहराया, तो उसका छोटा सा हाथ ड्यूक रॉबी की ठुड्डी से जा टकराया था, इसीलिए हर कोई इतना चौंक गया था।
शायद इससे पहले किसी ने भी ड्यूक के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए मिया के इस काम को हद से ज्यादा माना गया। हालांकि सबकी हैरानी के बीच ड्यूक डुरव ने बस धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और मिया के छोटे से हाथ को थाम लिया। फिर उन्होंने कहा, ये ऑफिस काफी बड़ा है, इसलिए तुम्हें ये जादुई लग सकता है। शुरू से ही यह कागजों से भरा हुआ है, जो छत तक ऊंचे ढेर के रूप में जमा हैं। अपने मालिक को इस तरह बड़ा चढ़ाकर बातें करते सुनकर एक सेवक बोल पड़ा, मालिक, यह असल में उतना भी बुरा नहीं है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके बगल वाले व्यक्ति ने उसे कोहनी मारी और याद दिलाया कि वह अपनी जबान पर काबू रखे। फिर भी मिया ने सोचा, क्या पिताजी ने सच में इतना सारा कागजी काम पूरा कर लिया है? क्या वह सच में चाहते हैं कि मैं उनका हौसला बढ़ाऊं? ये सोचने के बाद मिया ने तुरंत कदम उठाया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, उसकी आंखें तारीफ से चमक रही थीं, और कहा, वाह पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। ये सुनकर ड्यूक बेहद खुश हुए। फिर ड्यूक डुरव ने खुशी खुशी कहा, अब तुम्हारे इनाम का समय आ गया है। ये सुनकर मिया ने मन ही मन सोचा, क्या मुझे सबके सामने, यहीं पर, पिताजी के गाल पर किस करना होगा? इसके बाद मिया ने सेवकों के चेहरों की ओर देखा। वे सभी हक्के बक्के थे और उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थीं। उसने बेबसी से सोचा, क्या पिताजी ने जानबूझकर इन्हें यहाँ सिर्फ अपनी शान दिखाने के लिए बुलाया है? जब उसने रॉबी के चेहरे की ओर देखा, तो मिया और रॉबी की नजरें मिली। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे मानो कह रही हो, अंकल रवि, क्या मेरे पिताजी तुरंत कड़ी मेहनत करते हैं? बटलर रवि ने गर्व और खुशी से अंगूठा ऊपर करके हाँ कहा। ये देखकर मिया के दिल में विस्मय की भावना जाग उठी। अंत में मिया ने ड्यूक डेव के गाल पर जोर से चुंबन कर दिया। कितना प्यारा दृश्य था। ड्यूक डेव और भी ज्यादा चाहत में अपना चेहरा घुमाकर छोटी बच्ची से बोले, इस तरफ भी। मिया ने अपने पिता के दोनों गालों पर चुंबन किया। ये दृश्य देखकर बटलरों का समूह चिल्ला उठा। वे बहुत ईर्ष्या कर रहे थे, इतनी ईर्ष्या कि वे खुद को असफल महसूस कर रहे थे। मिया ने मन ही मन सोचा कि उनके हाव भाव काफी जाहिर होते हैं, कुछ तो बहुत ज्यादा। लेकिन देखते देखते मिया ने अचानक कुछ देखा। वो खुशी से चिल्लाए और फिर ड्यूक डैनव से कहा, मुझे नीचे उतारो। ड्यूक ने प्यार से उसे नीचे उतारा और दुलारते हुए कहा, ठीक है। मिया तेजी से उस चांदी जैसे बालों वाले बटलर के पास भागी, जिसके सिर पर 2 सींग थे। उसे लगा कि शायद बटलर उसके पिता से जल रहा है। बटलर के सामने खड़ी होकर मिया उसे घूरती रही और सोचने लगी, अंकल रवि को छोड़कर अगर कोई और भी मेरा दोस्त बन जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना? अगर उन्हें खुश करने के लिए बस प्यारा दिखना ही काफी है, तो ठीक है। ऐसा सोचते ही मिया ने तुरंत कहा, अंकल। बटलर ने घबराते हुए जवाब दिया, जी, छोटी मालकिन। मिया ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखें खोली, अपने प्यारे प्यारे गुलाबी गाल फुलाए और नखरे से पूछा, क्या मैं प्यारी हूँ? बटलर जो कुछ देख और सुन रहा था, उससे इतना हैरान रह गया कि वो तुरंत अपने असली शैतान ड्रैगन रूप में वापस बदल गया। बटलर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ड्यूक डैनव दौड़कर आया, मिया को गोद में उठाया और आदेश दिया कि बटलर को वहां से हटा दिया जाए। फिर ड्यूक खड़ा हुआ, मिया को गोद में लिए वहां से चला गया। छोटी बच्ची, जो अभी भी बहुत प्यारी लग रही थी, बोली,
मुझे अभी भी डैडी सबसे ज्यादा प्यारे हैं। ये सुनकर ड्यूक डेनव ने जवाब दिया, पूरी तरह संतुष्ट होकर, बेशक, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अब उस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। रास्ते में मिया बोलती रही, डैडी, उसे मारना मत, ठीक है। ड्यूक डेनव ने पक्के तौर पर उसे भरोसा दिलाया, बेशक नहीं। अचानक एबेल छत से धड़ाम से नीचे गिरा और घबराकर चिल्लाया, कॉटन। फिर एबेल ने बेचैनी से पूछा, क्या तुमने डैड के गाल पर किस किया? हमारी शर्त अभी भी चल रही है ना? अपने बेटे को इतना हड़बड़ाया हुआ और परेशान देखकर ड्यूक डेनव ने संतुष्टि महसूस करते हुए कहा, तुम बहुत देर से आए। ये सुनकर एबेल निराशा में चिल्लाया, आह, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ड्यूक उसे चिढ़ाता रहा और बोला, बस मान लो कि तुम हार गए हो। मैं तुम्हारे पैसों से छत ठीक करवा लूंगा। ये सुनकर एबेल घबरा गया और बोला, नहीं, चलो फिर से खेलते हैं। फिर एबेल की चीख पूरे महल में गूंज उठी और आसमान तक जा पहुंची, आह, यह नहीं माना जाएगा, एक और नया दिन आ गया। इस समय मिया खुशी खुशी अपने टेडी बियर सुगा को गले लगाए हुए थी। उसने सोचा कि आज वह दिन है जब वह अपनी टीचर नास लिलिथ से मिलेगी। उत्साह से भरी मिया तेजी से चलने लगी। सुगा ने प्यार से उसे याद दिलाया, सावधान रहना मिया, ध्यान से चलो वरना तुम गिर जाओगी। मिया ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं नहीं गिरूंगी। ये देखकर कि मिया उसकी बात नहीं सुन रही थी, सुगा ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर मेरी मालकिन गिरती है तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। फिर मिया खुशी से हंसी और बोली, शुक्रिया सुगा, और जल्दी से क्लासरूम में चली गई। अपनी टीचर को देखते ही मिया ने खुशी से उनका नाम पुकारा, नीस लिलिथ। हमेशा की तरह नीस लिलिथ मिया को फिर से देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, अंदर आओ मेरी छोटी राजकुमारी। नीस लिलिथ के पास जाकर मिया ने पूछा, टीचर, आज हम क्या सीख रहे हैं? टीचर ने जवाब दिया, हम सीखेंगे कि एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सुनकर मिया की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, ओह, मुझे लगा था कि इसे सीखने में बहुत समय लगेगा। मिया की इस जोशीली प्रतिक्रिया को देखकर नीस लिलिथ धीरे से मुस्कुराई। उन्हें मिया सचमुच बहुत प्यारी लगी और तुरंत ही नीस लिलिथ ने मिया को सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाया और पानी के तत्व को नियंत्रित करते हुए कहा, देखो, तुम्हारी जन्मजात शक्ति अब पूरी तरह विकसित हो चुकी है और तुम इसे स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकती हो। मिया ने जवाब दिया, हाँ मैम। फिर नीस लिलिथ ने आगे कहा, लेकिन बड़ी होने से पहले तुम्हें अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना सीखना होगा। जैसे जैसे वह बोलती गई, नीस लिलिथ ने अपनी उंगली से हवा में एक लकीर खींची और उस खींची हुई लकीर के साथ साथ पानी की धाराएं दिखाई देने लगी। ये देखकर मिया खुशी से चिल्लाई, पानी। टीचर ने कहा, बिल्कुल सही, मैं एक जल राक्षसी वाटर डेमन हूँ। मिया ने कहा, और भाई एबेल एक अग्नि राक्षस फायर डेमन है। उसके बाद नीस लिलिथ ने पानी का एक बड़ा गोला बनाया और कहा, ये सही है। एबेल और मैं एक दूसरे के विपरीत हैं। एबेल और हम दोनों के पास ठोस टेंजिबल एनर्जी है, जबकि राजकुमारी की एनर्जी एक अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट क्षमता है, जिसे सपने कहा जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी एनर्जी ऐसी नहीं है जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके।
मुझे ये जानना होगा कि तुम्हारी यह प्रतिभा टैलेंट असल में क्या है। ये सुनकर मिया के मन में बहुत जिज्ञासा जागी। फिर नीस लिलिथ ने आगे कहा, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है। आज हम इसके सिद्धांत थियरी के बारे में पढ़ेंगे। ये कहने के बाद नीस लिलिथ ने मिया को एक कागज थमाया। उस कागज में स्वप्न राक्षस ड्रीम डेमन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। इसमें सपनों से जुड़े कुछ विकल्प शामिल थे। इसका मतलब ये था कि जब मिया सो रही होती तो वह दूसरों के सपने देख सकती थी और उसके पास दूसरों के सपनों में घुसने इंटरवीन का विकल्प भी होता था। नीस लिलिथ ने अपने भाई एबेल के सपने का उदाहरण दिया। जब उन्होंने एबेल के सपने में दरवाजा खोला तो इसका मतलब था कि वह पहले ही उसके सपने में प्रवेश कर चुकी थी। तीसरा विकल्प था झूठे सपने बनाना। ये वह सपना था जिसमें मिया ने एक शानदार काली पोशाक पहनकर रानी बनने की इच्छा की थी। टीना अपने 4 इम्प्लांट्स का इस्तेमाल करके किसी और के सपने में अपना सपना डाल रही थी। पता चला कि मिया खुद के रानी बनने की तस्वीर टीना के सपने में डाल देगी। 5. किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाना। तभी मिया बटलर रवि को जगाने के लिए थपकी दे सकती थी ताकि वह वापस काम पर लौट सके। 6. किसी राक्षस को सपने में कैद करना। ये पढ़कर मिया हैरान रह गई और सोचने लगी, क्या सच में ऐसा किया जा सकता है? पता चला कि यह उसकी सोच से कहीं ज्यादा काम का था। फिर मिया की टीचर लिलिथ ने आगे बताया कि पुराने जमाने में ड्रीम डेमन सपनों के राक्षस को दूसरों के सपनों में घुसना बहुत पसंद था। वे कई सुकुबी और इनकुबी की मदद से सपनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते थे। ये सुनकर मिया उलझन में पड़ गई और उसने सिरू के बारे में पूछा। ऐसा लगा जैसे टीचर ने मिया के मन की बात पढ़ ली हो। उन्होंने समझाया, सिरू मादा होती हैं, जबकि इनकुबी नर होते हैं और इन्हें ड्रीम डेमन के नाम से जाना जाता है। ये दूसरे लोगों के सपनों को खाकर जिंदा रहते हैं। सपनों को काबू करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम इन राक्षसों को वश में कर लो तो तुम्हें जबरदस्त ताकत मिलेगी। फिर मिया की टीचर लिलिथ ने मिया को छेड़ते हुए कहा, तुम तो सपनों में और भी तेज दौड़ सकती हो। ये सुनकर मिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। वो मन ही मन सोच रही थी कि वह भी उन राक्षसों को पकड़ना चाहती है। नेक्स्ट टारगेट है 30 कमेंट का पूरा कर देना। 2 ठीक है। Can we do it better?